एक फ्रेम में पर्पल पोर्टल दिख रहा है। ये 15 साल पहले की बात है जब पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई थी। पोर्टल के अंदर एक मॉन्स्टर दिखता है जो कहीं और देख रहा है। बताया जाता है कि वहाँ दरारें यानी रिफ्ट्स बन गई थीं। पंख और पंजों वाले क्रीचर्स बैठे हैं। वहाँ से डीमंस बाहर निकलने लगे। तब हीरो स्क्रीन पर उंगली दिखाता है। बताया जाता है कि उन डीमंस के साथ एक लेवल्स और एबिलिटीज़ वाला सिस्टम भी आया ताकि लोग उनका सामना कर सकें। एक फाइटर तलवार लेकर दूसरे के पास खड़ा है। बताया जाता है कि जो लोग दुनिया को डीमन से बचाते हैं उन्हें एडवेंचरर्स कहा जाने लगा। हीरो एक बुक से बाहर निकलता है। वो स्क्रीन की तरफ इशारा करता है। वो जमीन पर बैठकर बुक पढ़ रहा है। वहाँ लिखा है कि एडवेंचरर्स अपना फाइटिंग स्टाइल खुद चुनते हैं और इसे क्लासेस कहते हैं। पिक्चर में एक मॉन्स्टर किसी पर वेपन से हमला कर रहा है। बताया जाता है कि मजिशियन स्लो होते हैं और उन्हें मैजिक कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है और लोग मानते हैं कि ये क्लास बहुत वीक और बेकार है। एक काले बाल और पीली आंखों वाला लड़का कुछ सोच रहा है। बताया जाता है कि उसने थीफ वाली डेक्सटेरिटी क्लास चुनी। वो एक बुक के बैकग्राउंड में दौड़ रहा है और बताता है कि उसे लगा सबसे पहले ज़्यादा एक्सपीरियंस लेना और सर्वाइवल स्किल्स इंप्रूव करना ज़रूरी है। वो हैरानी से आगे देखता है। तलवार वाले हीरो पर सोना बरस रहा है। वो कहता है कि धीरे धीरे उसने बहुत सारा एक्सपीरियंस जमा कर लिया और वो सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर्स में से एक बन गया, जिसे ब्लेड ऑफ डिवाइन स्पीड कहते हैं। शहर तबाह हो रहे हैं और आग में चल रहे हैं। वो बताता है कि हर साल ये रिफ्ट्स और ज़्यादा बढ़ने लगे और उसे लगा कि वो लोगों की दुनिया को डीमन से बचा लेगा। फ्रेम में एक चिड़िया दिखाई देती है। उसकी आंख एक शिकारी की तरह आगे देख रही है। 4 पैरों वाला ग्रिफिन कॉन्फिडेंस के साथ कुछ देख रहा है। फ्रेम में अलग कपड़ों और वेपन्स वाले 4 कैरेक्टर्स हैं। वो एक कमरे में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। रियोजाकी सीरियस होकर प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि वो उसे स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी से निकाल रहे हैं। लड़का हैरानी से वजह पूछता है। वो ठंडी सांस लेता है। वो 2 दूसरे मेंबर्स के सामने खड़ा होता है और पूछता है कि क्या उसे वजह पता होनी चाहिए। लड़का अपने दोस्तों के पास दिखता है और समझाता है कि मॉन्स्टर्स का लेवल हर साल बढ़ रहा है। उसके अटैक्स अब हाई रैंकिंग मॉन्स्टर्स पर काम नहीं करते और सपोर्ट या रिकवरी स्किल्स के बिना वो एक बोझ बन गया है। रियोजाकी अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि थीव्स के स्ट्रांग होने का ज़माना कब का ख़त्म हो गया और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उसकी क्लास सिर्फ लो लेवल मॉन्स्टर्स से मटीरियल निकालने के काम आएगी। लाल बाल वाली हीरोइन के सामने वाला फाइटर कहता है कि बॉसेस के खिलाफ पार्टी में एक मेज होना ज़्यादा फायदेमंद होगा जो अच्छा डैमेज दे सके। इकोमा ये सुनकर शॉक हो जाता है कि गिल्ड ने उससे एस रैंक छीनने का फैसला किया है क्योंकि नए रिफ्ट्स पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हैं। प्रोटैगनिस्ट अपने कपड़े पकड़कर चिल्लाता है कि वो समझ गया है कि उसके पास फायर पावर की कमी है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली है और जब बात पॉइजन्स की आती है तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इकोमा चिल्लाते हुए कहता है कि ओपोनेंट के हिसाब से। रियोजाकी भी उसे बिना कुछ बोले देखता रहता है। वो कहता है कि उसकी एक रिक्वेस्ट है। इकोमा फिर से हैरानी में पूछता है कि क्या ये सच है। वो मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि वो ऐसा दिखावा करें कि वो एक दूसरे को नहीं जानते। इकोमा ये सुनकर दंग रह जाता है। वो बिल्कुल अकेला खड़ा है। उसकी टीम वहां से जा रही है। फ्लोर पर खाली कैन्स और सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं। इकोमा काउच के पास लेटा हुआ सिगरेट पी रहा है और एकदम टूटा हुआ लग रहा है। वो मायूसी से कहीं और देखकर कुछ सोचता है। उसे दुख के साथ एहसास होता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक एडवेंचरर बनने में लगा दी और सोचा था कि वो अपने देश के लिए डीमन से लड़ेगा। सिगरेट से राख गिरती है। वो सोचता है कि इतना सब करने के बाद भी उसे ऐसे कचरे की तरह क्यों फेंक दिया गया। प्रोटैगनिस्ट बेड पर गिर जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो पहले ही नोटिस करने लगा था कि वो दूसरों से पीछे छूट रहा है, इसलिए उसे कंज्यूमेबल्स पर पैसे खर्च करने पड़े और सारा पैसा इक्विपमेंट और पोशंस में खत्म हो गया। वो अपने कमरे को देखता है और उसे समझ आता है कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। वो सोचता है कि गिल्ड ने उससे एस रैंक भी छीन लिया है और अब वो हाई रैंक रिफ्ट्स क्लियर नहीं कर सकता। वो उदास होकर दूसरी तरफ देखता है। पास ही टेबल पर एक स्मार्टफोन पड़ा है। उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी को चाइना भेजा गया है। पिक्चर में टीम के खुश फाइटर्स दिख रहे हैं। वो कहता है कि उन्होंने डार्क पैलेस के रिफ्ट को फतह कर लिया है। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। वो पत्थर जैसा चेहरा बनाकर आगे देखता है। स्क्रीन पर लोग कुछ लिख रहे हैं। वो हैरानी से उसे देखता है। सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स हैं जहां पूछा जा रहा है कि क्या इकोमा बीमार है। दूसरा जवाब देता है कि वो सिर्फ यहाँ वहाँ भागता रहता है और टीम पर हमेशा से एक बोझ था। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि धुत तेरी की। उसे दुख होता है कि उसने क्लास चुनने में गलती कर दी। वो नज़रें हटा लेता है और समझता है कि अगर वो सारे पोशंस और इक्विपमेंट बेच दे तो कुछ दिन गुजारा कर पाएगा। पिक्चर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसे समझ आता है कि बस एक ही रास्ता है, पर फ्रेम में टीम के खुश मेंबर्स दिखते हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें दे दी। वो बेड पर गिर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी स्क्रीन पर एक लाउड नोटिफिकेशन आता है। वो अपना फ़ोन उठाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है।
स्मार्टफोन वार्न करता है कि टोक्यो में एक एस क्लास मॉन्स्टर आया है और उसे तुरंत सबसे सेफ जगह यानी डीमन रिसर्च सेंटर जाना चाहिए। वो फिर से पूछता है कि क्या वाकई ये एक एस क्लास डीमन है। इकोमा शॉक है और सोचता है कि ऐसा तब क्यों हुआ जब स्वॉर्ड ऑफ ग्लोरी देश में नहीं है। वो परेशान है कि शहर में अब कोई भी स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर नहीं बचा जो इससे निपट सके। इकोमा अपनी थोड़ी पर हाथ रखता है और सोचता है कि उसे यकीन नहीं कि वो इसे हरा पाएगा। प्रोटैगनिस्ट, जिसकी छाती पर एक बड़ा सा जख्म है, वो दीवार की तरफ देखता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है। पिक्चर में पंखों वाला एक बड़ा सा क्रीचर दिखता है। लड़का अपनी तलवार पकड़ता है और खुश होता है कि उसने अभी तक अपने इक्विपमेंट्स नहीं बेचे हैं। वो स्क्रीन पर उंगली रखता है जहां क्रोनोस टाइम ड्रैगन लिखा है। ये थोड़ा दिखावे वाला नाम लग रहा है। इकोमा उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि आज का दिन याद रखना। प्रोटैगनिस्ट हल्का सा मुस्कुराकर कहता है कि वो ऐसा करने वाला आखिरी बंदा होगा। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ता है। प्रोटैगनिस्ट हमला करता है। उसे एहसास होता है कि आखिरकार वो एक एडवेंचरर है। ड्रैगन उस पर आग फेंकता है, जबकि उसे समझ आता है कि गांव वाले वहां से निकल चुके हैं और उसे बस तब तक टिकना है जब तक बाकी एडवेंचरर्स नहीं आ जाते। इकोमा अपनी तलवार के साथ तेजी से मूव करता है। ड्रैगन अटैक करने के लिए उड़ता है। प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है मॉन्स्टर की हाई स्पीड देखकर। ड्रैगन इकोमा की तलवार तोड़ देता है। प्रोटैगनिस्ट के पीछे दीवार में एक बड़ा छेद हो जाता है। वो हैरानी से पीछे मुड़ता है। मॉन्स्टर उसके एकदम सामने खड़ा है। उसे समझ आता है कि दूरी बनाए रखना जरूरी है, इसलिए इकोमा जमीन पर स्लाइड करता है। वो एक जहरीला सिकल फेंकता है जो ड्रैगन को लगता है। इकोमा शॉक हो जाता है ये देखकर कि उसकी स्किन को भेदना बहुत मुश्किल है। क्रोनोस अपने पंजों से हमला करता है, जो बस फाइटर को लगते लगते रह जाता है। थका हुआ फाइटर समझ जाता है कि उनके लेवल्स में बहुत ज़्यादा फर्क है और अगर वो स्पीड में एक्सपर्ट नहीं होता तो कब का मर गया होता। प्रोटैगनिस्ट शांति से छत पर खड़ा है। उसे पता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा। इकोमा अपना वेपन घुमाता है। वो दुश्मन पर थीव्स क्लॉज फेंकता है। पिक्चर में ये वेपन दिखाया जाता है। बताया जाता है कि ये गॉड ऑफ टाइम का डायल है जो वक्त को 10 साल पीछे ले जाने की इजाज़त देता है और यूज़ करने के बाद ये सारी टाइमलाइन से गायब हो जाएगी। जख्मी प्रोटैगनिस्ट चिल्लाता है कि ये एक मिथिकल क्लास आइटम है और कहता है कि उसने पहली बार ऐसा कुछ सुना है। ड्रैगन जोर से दहाड़ता है, जबकि फाइटर सोचता है कि क्या वो सच में वक्त में पीछे जा सकता है। थका हुआ फाइटर आगे देखता है। उसे समझ आता है कि उसके पास वक्त नहीं बचा। वो घड़ी पकड़ता है और चिल्लाता है कि वो वक्त को पीछे मोड़ देगा। गुस्से में भरा ड्रैगन प्रोटैगनिस्ट पर हमला करता है। तारों भरे आसमान के नीचे उसका पंजा इकोमा की बॉडी के पार हो जाता है। उसे अजीब सा लग रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या वो मर चुका है। उसे ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो पर्दा हटाता है। एकदम जवान इकोमा हैरानी से सामने देखता है। वो कैलेंडर देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि अभी 2030 चल रहा है। उसे उस आइटम की खासियत याद आती है। इकोमा अपने स्टेटस के बारे में सोचता है। वो शॉक होकर स्क्रीन देखता है और चिल्लाता है कि उसे अभी तक कोई क्लास नहीं मिली है। उसे रियलाइज होता है कि वो सच में वक्त में पीछे आ गया है और वो मुस्कुरा देता है। इकोमा शांति से खड़ा होता है और कहता है कि उसने कर दिखाया और इस बार वो सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनेगा। शर्ट पहने एक आदमी सवाल सुनता है कि क्या कोई मरा है। वो कहता है कि एक नॉर्मल इंसान रिफ्ट्स के अंदर नहीं जा सकता। लड़का ब्रश कर रहा है। चश्मे वाला आदमी समझाता है कि मॉन्स्टर्स के लेवल और साइज लगातार बढ़ रहे हैं और ये इंसानियत के लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। इकोमा अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन देखता है और सोचता है कि वो सच में 10 साल पहले की दुनिया में है। वो अपना चेहरा धोता है और उसे रियलाइज होता है कि फ्यूचर में इतनी ज़्यादा बहस नहीं होगी और असली बात यह होगी कि लोगों का लेवल हाई होना चाहिए था। वो शीशे में देखता है और उसे समझ आता है कि पास्ट में वापस आने की वजह से उसके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो हीरे जवाहरात और मॉन्स्टर्स के बारे में सोचता है और उसे समझ आता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेयर आइटम्स जमा करने होंगे, क्योंकि नॉलेज ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लड़का स्मार्टफोन पकड़कर सोचता है कि सबसे पहले उसे एक क्लास लेनी होगी। वो जैकेट पहनता है और उसे एहसास होता है कि इसके लिए उसे पहले लेवल 10 तक पहुंचना होगा। वो सोल्जर को स्क्रीन दिखाता है। वहां लिखा है कि कम लेवल वाले एडवेंचरर्स के लिए स्पेशल रिफ्ट्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई क्लास नहीं ली है। कमरे में एक पोर्टल है। बताया जाता है कि ये रिफ्ट्स क्लियर नहीं किए गए हैं और कंट्रोल में है। प्रोटैगनिस्ट एफ रैंक गॉब्लिन्स की केव में लड़ रहा है और चिल्लाता है कि वो जल्द ही लेवल 6 पर पहुंच जाएगा। एक आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तलवार से मॉन्स्टर्स को काट रहा है। वो मुस्कुराता है और इकोमा को ध्यान रखने को कहता है और पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये आदमी कौन है। तलवार वाला हीरो उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो अकेला शिकार करता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक है क्योंकि गॉब्लिन्स उसे घेर सकते हैं और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
लड़का बदले में पूछता है कि वो कौन है। मुस्कुराकर वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन केंजी के नाम से देता है और कहता है कि वो लेवल 16 का वॉरियर है जो 2-हैंडेड स्वॉर्ड चलाता है और इस रिफ्ट में नए लोगों की मदद करता है। वो खुश होकर लड़के को देखता है और कहता है कि लोग उसे गाइड बुलाते हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये काफ़ी अच्छा बंदा लग रहा है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं। केंजी उसका नाम पूछता है और बताता है कि हाल ही में रिफ्ट्स की वजह से कंपनीज को काफ़ी नुकसान हुआ है और उसने सोचा कि गाइड का काम उसकी पेंशन के लिए एक अच्छा हॉबी होगा, और बस वही हो रहा है। एकोमा अपने साथी को सीरियस होकर देखता है और समझ जाता है कि ये हमेशा उसके पीछे रहेगा और बहुत बातें करेगा। प्रोटैगनिस्ट दुश्मनों को चीर देता है और लेवल 10 होने पर खुश होता है। उसने तलवार पकड़ी हुई है। विंडो पर लिखा आता है कि 2 स्किल पॉइंट्स और 6 एक्सपीरियंस मिल गए हैं। केंजी उसकी पीठ थपथपाता है और एकोमा से कहता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया है। वो बदले में उसका शुक्रिया अदा करता है। वो लड़के से कहता है कि वो एक बहुत बड़ा एडवेंचरर बनेगा। वो बदले में सोचता है कि वो कभी एस रैंक एडवेंचरर हुआ करता था। आदमी जोर से खुश होकर कहता है कि लेवल 10 तक पहुंचकर तुम्हें एक क्लास मिल सकती है और तुम्हें अपने चॉइस के बारे में ध्यान से सोचना होगा, और अगर एकोमा चाहे तो केंजी उसे कुछ टिप्स दे सकता है। प्रोटैगनिस्ट सीरियस फेस के साथ क्लास मिलने के बारे में सुनता है। फ्रेम में कई तरह के वॉरियर्स दिखाए गए हैं। वो समझाता है कि जो क्लास तुम्हें मिलती है वो तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटीज पर डिपेंड करती है, क्योंकि स्किल्स को स्किल पॉइंट से हासिल किया जा सकता है। पॉपअप विंडो में स्किल्स की लिस्ट की जानकारी दिख रही है। केंजी मुस्कुराकर वॉरियर क्लास लेने को कहता है क्योंकि वो तुम्हें बहुत सारी टेक्निक सिखा सकती है। वो अपने हाथ मोड़कर खड़ा होता है और कहता है कि थीफ क्लास उसके फाइटिंग स्टाइल के लिए ज़्यादा बेहतर है। केंजी एकोमा के पीछे खड़ा होता है और पूछता है कि क्या उसने स्किल्स हासिल कर ली हैं। वो उसे ध्यान से देखता है और पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि ये कैसे करते हैं। वो लड़के को देखता है और पूछता है कि क्या उसे क्लास में एक्सेलरेशन और रीइंफोर्समेंट एक्टिवेट करना सिखाया गया था। एक लड़की स्पेस में उड़ रही है। केंजी समझाता है कि ये स्किल्स एडवेंचरर के फिजिकल पैरामीटर्स को बढ़ा देती हैं। फ्रेम में तलवार वाला एक वॉरियर दिखाया गया है। बताया जाता है कि लेवल बढ़ाना अब सबसे ज़रूरी है, लेकिन सबसे स्ट्रांग बनने के लिए ये बेहतर है कि ऐसे कामों पर स्किल पॉइंट्स बर्बाद ना किए जाएं। मेन कैरेक्टर अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि उसने पूरी शाम इस बारे में सोचा है और उसे एहसास होता है कि उसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। केंजी जोर से एकोमा से ऐसा न करने को कहता है। पॉपअप विंडो में सॉफ्ट फॉल के बारे में बताया गया है, जो डैमेज को कम करता है और ग्रेविटी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। आदमी यकीन दिलाता है कि ऐसी बहुत कम जगह हैं जहां ये स्किल काम आएगी। केंजी इस बारे में सोच रहा है। विंडो बताती है कि 5 स्किल पॉइंट्स खर्च हो चुके हैं। एकोमा सीरियस लुक के साथ फील करता है कि सब ठीक है। केंजी उसके पीछे खड़ा होता है और कहता है कि उनके पास ज़्यादा ऊंची जगह नहीं है और उसे और स्किल्स लेनी चाहिए। आदमी चिल्लाता है कि इतनी जल्दी मत करो, जबकि पॉपअप विंडोज सॉफ्ट फॉल को लेवल 3 तक इंप्रूव करने की बात करती हैं। केंजी अपना सिर पकड़ लेता है और नहीं में चिल्लाता है। वो ज़मीन पर लेट जाता है और कहता है कि लड़के ने अपने सारे पॉइंट्स इस एक स्किल पर खर्च कर दिए। वो अपने चेहरे को हाथ लगाता है और कहता है कि ऐसी स्किल्स के साथ उसके लिए सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन या किसान ही बनना सही रहेगा। एकोमा कहता है कि ये पूरी तरह सच नहीं है। केंजी हैरान हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट ग्रेविटी मास्टर टैब पर क्लिक करता है। पिक्चर में हुड पहना एक कैरेक्टर दिखता है जिसके हाथ के ऊपर एक सेब यानी एप्पल है। बताया जाता है कि हिडन ग्रेविटी मास्टर क्लास तभी सामने आती है जब सारे पॉइंट सही स्किल में यूज किए जाएं। एप्पल उससे टकराता है। बताया जाता है कि इस क्लास के मिलने के बाद भी कोई इसे चुनना नहीं चाहता था, क्योंकि इसकी एबिलिटीज बहुत कमज़ोर थीं। वो ज़मीन पर गिर जाता है। बताया जाता है कि 10 साल बाद भी कोई इस क्लास का राज नहीं समझ पाया है। वो अपनी लड़ाइयों को याद करता है और सोचता है कि जब वो एक एस रैंक एडवेंचरर था तभी वो इस स्किल की असलियत समझ गया था। स्क्रीन पर लिखा आता है कि ग्रेविटी मास्टर सभी क्लासेस में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है। एक पॉपअप पूछता है कि क्या वो सच में इसे चुनना चाहता है। केंजी चिल्लाता है कि रुको, क्योंकि ये एक मैजिक क्लास है और वो अभी भी एक स्वॉर्ड्समैन बन सकता है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है कि उसे यही चाहिए। पॉपअप्स बताते हैं कि ग्रेविटी मास्टर चुना गया है और ग्रेविटी मैजिक और कंट्रोल स्किल मिल गई है। एकोमा अपने पार्टनर के सामने खड़ा है और खुश है कि उसे ये क्लास मिल गई है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो पार्टी मेंबर्स के बारे में सोचता है और उसे रियलाइज़ होता है कि इस क्लास के साथ वो पक्का दुनिया का बेस्ट एडवेंचरर बनेगा और इस बार वो सब पुरानी चीज़ें दोबारा नहीं होने देगा। केंजी उसे नाराज़गी से देखता है। आदमी समझाता है कि मैजिक क्लास उस पर बिल्कुल सूट नहीं करती। वो अपना हाथ उठाता है और कहता है कि इस बात का हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसी क्लास के साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि इसलिए उसके लिए बेहतर यही है कि वो एडवेंचरर ना बने। केंजी उदास चेहरे के साथ एकोमा के सामने खड़ा होता है और कहता है कि इस वक्त मीली क्लास को दूसरों से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। आदमी कुछ सुनकर शॉक हो जाता है। पास ही एक लेवल 17 का रेड कैप मॉन्स्टर आ जाता है।
केंजी चिल्लाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा मॉन्स्टर यहाँ क्या कर रहा है। दुश्मन एक औरत की तरफ भागता है। केंजी उसे बचाता है। वो डर में आगे देखता है और रियलाइज करता है कि वो यहाँ इसलिए था क्योंकि उसे असली लड़ाई में अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था, और अगर वो भाग गए तो। वो पीछे मुड़कर देखता है कि यहाँ के एडवेंचरर्स लेवल 10 से ऊपर के नहीं हैं। वो मुस्कुराता है और उसे एहसास होता है कि उसे इस बारे में कुछ करना होगा। आदमी हमला करता है और इकोमा को भागने के लिए कहता है, जबकि वो मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगा। प्रोटैगनिस्ट रेड कैप दुश्मन के बारे में नाराजगी से सोचता है। वो लड़ाई देखता है और उसे समझ आता है कि केंजी उसे नहीं हरा सकता। आदमी गॉब्लिन से टकराकर दूर गिरता है। वो एक तरफ उड़ता हुआ जाता है, जबकि इकोमा को एहसास होता है कि उसे अपने लेवल या उससे ऊपर के दुश्मनों से लड़ने की आदत नहीं है। केंजी अपनी तलवार पकड़ता है और जोर से पूछता है कि क्या यहाँ लेवल 15 से ऊपर कोई है जो लड़ाई में मदद कर सके। देखने वाले लोग बातें करते हैं कि वो शायद गॉब्लिन को हैंडल नहीं कर पाएगा, और उसके सामने इतना स्ट्रांग दुश्मन है। एक गलती और वो खत्म। इकोमा देखता है और रियलाइज करता है कि वो मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसका लेवल उसके लिए बहुत ज़्यादा है। वो आगे देखता है और उसे समझ आता है कि वो उसके मूवमेंट्स सही से नहीं देख पा रहा। वो अपनी मुट्ठी भींच लेता है और सोचता है कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अभी बहुत कमज़ोर है और वो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। इकोमा अपने कैरिंग पार्टनर को याद करता है। वो मुस्कुराता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि वो ऐसे अच्छे बंदे को अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो उसे पसंद है। प्रोटैगनिस्ट हमला करने के लिए भागता है और चिल्लाता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। केंजी तलवार से हमलों को रोकता है और चीखता है कि इकोमा पास मत आओ क्योंकि गॉब्लिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आदमी जोर से चिल्लाता है कि उसकी मैजिक क्लास बहुत कमज़ोर है और ताकत में इतना ज़्यादा फर्क होने की वजह से वो मारा जा सकता है। प्रोटैगनिस्ट शांति से कहता है कि वो रेड कैप पर अपनी नई पावर्स टेस्ट कर रहा है। वो ज़मीन से जंप मारता है और सोचता है कि वो सबसे स्ट्रांग क्लास की काबिलियत जानने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, और अगर वो उसे नहीं हरा सकते तो बच निकलने का कोई मौका नहीं है। मॉन्स्टर केंजी को नीचे गिरा देता है। रेड कैप हमला करने के लिए भागता है। आदमी चिल्लाता है कि प्रोटैगनिस्ट यहाँ से भाग जाए। गॉब्लिन हमला करता है पर वो बच निकलता है। उसे रियलाइज़ होता है कि मैजिक क्लासेस की कमज़ोरी फिजिकल एबिलिटीज़ की कमी है, क्योंकि मजिशियंस पूरी तरह दूसरी क्लासेस की मदद पर डिपेंड करते हैं। लड़के को एहसास होता है कि ग्रेविटी मास्टर ऐसा नहीं है क्योंकि वो मैना के बदले अपने फिजिकल पैरामीटर्स को इंप्रूव कर सकता है। इकोमा गुस्से में चीखता है और ग्रेविटी वीकनिंग का यूज़ करके पर्पल फायर बुलाता है। रेड कैप हमला करने के लिए भागता है। हैरान होकर केंजी नोटिस करता है कि वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट शांति से तलवार पकड़ता है और उसे समझ आता है कि वो ग्रेविटी कम करके अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। वो सीरियस होकर रियलाइज़ करता है कि उसने अपने मूवमेंट्स ऐसे बना दिए हैं जिनका अंदाज़ा लगाया जा सके। गॉब्लिन तलवार वाले लड़के की तरफ उड़ता है और सोचता है कि दुश्मन कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो उसके मूवमेंट्स पहचान ले। रेड कैप इकोमा पर वार करता है पर वो बच जाता है। प्रोटैगनिस्ट काउंटर अटैक करता है और उसे एहसास होता है कि अपनी पुरानी जिंदगी में उसने सिर्फ अपनी स्पीड के दम पर 1000 से ज़्यादा लड़ाइयाँ जीती हैं। गॉब्लिन अपना जख्म पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाता है। शॉक होकर केंजी नोटिस करता है कि एक लो लेवल मैजिक क्लास होने के बाद भी उसने रेड कैप को जख्मी कर दिया। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता है और सोचता है कि ग्रेविटी मास्टर हाई फिजिकल इंडिकेटर्स वाली एक स्पेशल क्लास है। मैना पर अच्छे कंट्रोल और ज़रूरी स्किल होने की वजह से इस क्लास का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इकोमा मुस्कुराता है और उसे रियलाइज़ होता है कि शुरुआती स्टेजेस में मॉन्स्टर्स के मूवमेंट्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और अपनी स्पीड की मदद से तुम जितनी बार चाहो हमलों से बच सकते हो। हैरान होकर केंजी प्रोटैगनिस्ट को कुछ बुलाना चाहता है। इकोमा दुश्मन के सामने खड़ा होता है और आदमी पर चिल्लाता है कि वो गॉब्लिन पर हमला करे। केंजी अपना मुंह खोले बहुत हैरान रह जाता है। वो हमला करने के लिए लपकता है। आदमी अपनी तलवार घुमाते हुए रेड कैप की तरफ भागता है। लड़का देख रहा है। इकोमा मुस्कुरा देता है और ग्रेविटी मैजिक यूज़ करता है और कहता है कि उसे उसकी तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए थी। जंजीरें रेड कैप को जकड़ लेती हैं। मॉन्स्टर हैरानी से देखता है। केंजी अपनी तलवार चलाते हुए उड़ता है। वो गॉब्लिन पर वार करता है और उस पर चिल्लाता है। मॉन्स्टर ज़मीन पर मारा हुआ पड़ा है। एक पॉपअप विंडो बताती है कि 28 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए हैं और लेवल बढ़कर 12 हो गया है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उन्होंने कर दिखाया। वो मुस्कुराता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये बहुत इंटेंस लड़ाई थी और ग्रेविटी मास्टर क्लास के साथ वो पक्का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन सकता है। देखने वाले लोग उसे देखते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि वो एक नया बंदा है और चिल्लाते हैं कि उसने रेड कैप को हरा दिया। हैरान होकर केंजी नोटिस करता है कि वो एक हिट तक नहीं मार पाया और इकोमा ने लो लेवल होने के बाद भी उसे हरा दिया।
आदमी लड़के को देखता है और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसे खुद इस बात का पता नहीं है। केंजी परेशान है कि वो उसे सिर्फ एक जीनियस नहीं बुला सकता। वो सोचता है कि आखिर एकोमा है कौन। प्रोटैगनिस्ट एकदम सीधे चेहरे के साथ अपनी तलवार अंदर रखता है। वो ठंडी सांस लेता है। वो एक पत्थर को पकड़कर हंसता है। वो मुस्कुराकर नोटिस करता है कि उसके पास एक बूंद मैना भी नहीं बचा, क्योंकि ग्रेविटी मास्टर की स्किल्स बहुत ज़्यादा मैना खाती हैं। प्रोटैगनिस्ट पत्थर पकड़े हुए सोचता है कि अब वो एक उंगली भी नहीं हिला सकता और उसे इस बारे में बाद में सोचना चाहिए। केंजी उसे देखता है और मुस्कुराता है। वो उसकी तरफ झुकता है और शुक्रिया अदा करते हुए पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। लड़का मुस्कुराकर कहता है कि वो उसका बहुत आभारी रहेगा। आदमी उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और कहता है कि उसके अलावा वहाँ बहुत सारे लो लेवल एडवेंचरस थे। केंजी आगे देखता है और दिल ही दिल में उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि डर पर जीत हासिल करने में भी उसकी मदद की। एक आदमी कीड़ों के बीच खड़ा है। बताया जाता है कि उसमें हमेशा से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ छोटे डीमंस का शिकार करता था। वो नीचे देखता है और रियलाइज़ करता है कि लड़के ने उसे एक कदम आगे बढ़ने में मदद की है और शायद अब गाइड वाला रोल ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वो ज़मीन पर चलता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें बंद करके आदमी की पीठ पर बैठा है, जो इस बात से खुश है कि उसने एक नए हीरो का जन्म अपनी आंखों से देखा। वो सड़क के बीच खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है और एकोमा का शुक्रिया अदा करता है। प्रोटैगनिस्ट रिसेप्शन एरिया में घूम रहा है और फैसला करता है कि अपनी ग्रेविटी मैजिक की काबिलियत जानने के बाद अब उसे लेवल अप करना चाहिए, पर अकेले ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा। जवान लड़का अपनी आंखें सिकोड़ता है और एक टेम्पररी टीम ढूंढने के बारे में सोचता है। रिसेप्शनिस्ट नज़रें चुराती है और धीरे से कहती है कि उसने कभी ग्रेविटी मास्टर के बारे में नहीं सुना। वो अपनी थोड़ी मलते हुए कहती है कि लगता तो ये मैजिक क्लास है, पर स्टैट्स बहुत लो हैं, तो शायद ये लड़ाई के लिए सही नहीं है। एकोमा गुस्से में आता है पर चुप रहता है। रिसेप्शनिस्ट अपनी आईब्रोज उठाती है और कहती है कि अभी उनके पास कुछ लो लेवल टीम्स हैं। लड़का अपनी आंखें छोटी करके पूछता है कि क्या वो उन्हें देख सकता है। रिसेप्शनिस्ट लड़के को देखती है और कहती है कि उसके स्टैट्स इतने कम हैं कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हीरो नीचे देखता है और सोचता है कि वो एक रेयर और अननोन क्लास है, इसलिए ये तो होना ही था कि उसका स्वागत नहीं किया जाएगा। वो आगे झुकता है और कहता है कि फिर भी वो टीम लीडर से बात करना चाहता है। तभी एक साइड से ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का आता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है और शायद गेस्ट को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए। हीरो उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो कौन है और सामने वाला हैरान होता है कि वो उसे नहीं जानते। वो अपने पीछे खड़े दो एडवेंचरर्स की तरफ इशारा करता है और अपना इंट्रोडक्शन उसनामी आशो के रूप में देता है, जो मशहूर थंडर नाइट्स ग्रुप का लीडर है। ब्रुनेट लड़का उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो वॉरियर क्लास है, और दूसरा लड़का हाँ में जवाब देता है और कहता है कि सब जानते हैं कि मैजिक क्लासेस बेकार होती हैं। आशो ने अपने हाथ हवा में लहराए और मुस्कुराकर बोला कि ये क्लास उन लोगों के लिए है जो मॉन्स्टर के पास जाने से भी डरते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा कि इसलिए वो लोग एडवेंचरर नहीं बन सकते। ब्लॉन्ड लड़का मुस्कुराकर बोला कि हीरो सिर्फ खुद को दोष दे सकता है क्योंकि उसने गलती से गलत क्लास चुन ली। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और आशो ने कहा कि ब्रुनेट लड़के की क्लास रेयर तो है, पर उसके स्टैट्स बहुत लो हैं, जबकि उसकी खुद की क्लास भी गैर है, पर वो उससे बहुत कुछ हासिल कर सकता है। इकोमा ने शांति से उस उछलते हुए लड़के को देखा और उसकी क्लास के बारे में पूछा। टीम लीडर की आंखें चमक उठीं। वो इतना इंटरेस्ट देखकर खुश हो गया। उसने अपनी तलवार निकाली और उसकी ताकत दिखाने का ऑफर दिया। लड़के ने वेपन अपने सर के ऊपर उठाया और लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज किया, जिससे चारों तरफ बिजली चमकने लगी। ब्लॉन्ड लड़का अपनी तलवार पर टिका और बोला कि थंडर नाइट एक बहुत रेयर क्लास है, जिसके स्टैट्स हाई और स्किल स्ट्रांग है और ये उस पर सूट करती है। लोग वहां जमा हो गए और इतनी जबरदस्त क्लास की तारीफ करने लगे। आशो ने लोगों के कॉम्प्लीमेंट सुनकर एक घमंडी स्माइल दी। एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे देखा और याद दिलाया कि गिल्ड में स्किल्स यूज करना मना है, जिस पर लड़के ने जवाब दिया कि वो बस एक नए बंदे को अपनी ताकत दिखा रहा था। ब्लॉन्ड मुस्कुराकर बोला कि वो हर किसी कचरे को रिक्रूट नहीं करते और वैसे भी कोई अजनबी को टीम में नहीं लेगा। इकोमा बिना किसी एक्सप्रेशन के उस जवान लड़के को देखने लगा, जिसने कहा कि वो थोड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि एडवेंचरर्स कोई वॉलंटियर्स नहीं है जो हर ज़रूरतमंद की मदद करें। ब्रुनेट ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचा कि थंडर नाइट, जो सिर्फ अटैक पर फोकस करता है, उसके मूवमेंट्स बहुत स्लो है और उसकी एबिलिटीज़ को यूज़ करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आशो ने स्माइल की और अपने हाथ मोड़ लिए। तब हीरो ने नोटिस किया कि उसकी क्लास एजिलिटी वाले अपोनेंट्स या बिजली से बचने वाले दुश्मनों के खिलाफ बहुत कमज़ोर है। इकोमा चुपचाप खड़ा रहा और आसपास के लोग चिल्लाने लगे कि कोई मैजिक क्लास वाला कमज़ोर बंदा पार्टी में घुसने की कोशिश कर रहा है, जबकि सब जानते थे कि मजिशियंस बेकार होते हैं। ब्लॉन्ड लड़का लोगों को जलता देख खुश हो रहा था, क्योंकि ऐसी क्लास पाने के लिए स्टार्टिंग स्टैट्स बहुत हाई चाहिए होते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में सोचा और याद किया कि रिफ्ट्स को आए अभी थोड़ा ही वक्त हुआ है। उसने आशो और बाकी सब पर एक नज़र डाली और सोचा कि शायद अभी अकेला रहना ही बेहतर है, जब तक वो दूसरों का भरोसा न जीत ले।
ब्रूनेट ने अपनी थोड़ी मली और उसे रियलाइज हुआ कि वो बिल्कुल भूल गया था पहले क्या होता था, क्योंकि तब सारा ध्यान सिर्फ चमक धमक वाली एबिलिटीज और हाई स्टैट्स पर होता था। औरत ने डर के मारे ब्लॉन्ड को देखा और धीरे से कहा कि उसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ मुड़ा और कहा कि सब ठीक है, क्योंकि उसने अभी अकेला रहने का फैसला किया है। आशु ने अपनी आईब्रो उठाई और उसे एडवेंचरर बनने का ख्वाब छोड़ने की सलाह दी। कम से कम वो मरेगा तो नहीं। जवान लड़के ने अपना हाथ हिलाया और उसकी कीमती राय के लिए शुक्रिया अदा किया। ब्लॉन्ड सिर्फ मुस्कुरा दिया। एडवेंचरर्स गिल्ड आर्काइव रूम। इकोमा रिकॉर्ड्स पलट रहा था और धीरे से बोला कि दूसरों का भरोसा जीतने के लिए एक टेम्पररी टीम काफी नहीं होगी। उसने बुक शेल्फ की तरफ हाथ बढ़ाया और फैसला किया कि बेहतर होगा अगर वो ऐसे लोग ढूंढे जिनके साथ वो एक पक्की पार्टी बना सकें और उनकी ग्रेविटी एबिलिटीज के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी का भी ध्यान रख सकें। हीरो ने उदास होकर ठंडी सांस ली और याद किया कि उसे अभी लेवल अप करना है और कुछ बड़े काम करके दिखाने हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि वो रेड कैप को बिना किसी प्रॉब्लम के हरा पाया, क्योंकि लो लेवल मॉन्स्टर्स के मूवमेंट्स का अंदाजा लगाना आसान है और उसने ग्रेविटी की पावर्स यूज करना भी सीख लिया है। ब्रूनेट ने मुस्कुराकर चुटकी बजाई और फैसला किया कि थोड़ा लेवल अप करके हाई लेवल रिफ्ट्स की तरफ जाएगा। उसने बुक की तरफ देखा और सोचा कि उसके लिए अभी स्टोन स्टैचू टेम्पल सही रहेगा, जिसका लेवल 25 है। उसने एक पर्पल पोर्टल इमेजिन किया और नोटिस किया कि ये लेवल अप करने और स्टोन्स निकालने के लिए सही है और ये गिल्ड के कंट्रोल में था। उसने मम्मी वाली बात सोची और याद किया कि ये वही रिफ्ट है जहां चलती फिरती मूर्तियां दिखती हैं, जिन्हें हराना बहुत आसान है और अगर तुम एक मिड लेवल हंटर हो तो तुम वहां से काफी मटेरियल्स और एक्सपीरियंस जमा कर सकते हो। इकोमा ने अपनी थोड़ी मली और सोचा कि ये जगह बिगिनर्स के डंजन जैसी है और अगर वो अकेला शिकार कर सका तो उसे साथी जल्दी मिल जाएंगे। उसने नोट्स टेबल पर रखे और अपने लेवल 12 की तरफ देखा और सोचा कि क्या वो रिफ्ट के ज्यादा अंदर जाए बिना काफी ग्रो कर पाएगा। उसने बुक बंद की और बड़बड़ाया कि अब जो है सो है। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ा और सोचने लगा कि क्या वो स्टोन स्टैचू टेम्पल में लेवल अप करके अपने हिसाब की क्लासेस ढूंढ पाएगा। कुछ देर बाद एक डंजन में एक आदमी भारी सांसें लेते हुए और अपना हाथ पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसने सामने देखा और चिल्लाया, किसी भी हाल में उसकी बात मत सुनना। लड़का आगे झुका पर एक पत्थर से टकराकर गिर गया। एडवेंचरर ने डर के मारे पीछे देखा और चीखा। तभी फ्लोर पर एक जोरदार हमला हुआ। विक्टिम के ऊपर एक बड़ी कई चेहरों वाली मूर्ति खड़ी थी। रिसेप्शनिस्ट उछल पड़ी और फिर से पूछा कि क्या जवान लड़का सच में लेवल 12 होने के बावजूद स्टोन स्टैचू टेम्पल जाना चाहता है। हीरो में कार्ड दिखाया और कहा कि ये रूल्स के हिसाब से है। उसने घबराते हुए पेजेस पलटे और डरते डरते मान गई। वो गुस्से में चिल्लाई कि लड़का अपनी मौत के मुंह में जा रहा है, क्योंकि इस रिफ्ट का रिकमेंडेड लेवल 25 है। ब्रूनेट पीछे मुड़ा और ज्यादा सुनने के मूड में नहीं था, जबकि लड़की बोल रही थी कि डंजन अनस्टेबल है और वहां बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दुश्मन हो सकते हैं। इकोमा ने स्माइल की और कहा कि वो बस थोड़ा आसपास देखकर तुरंत वापस आ जाएगा। उसने पोर्टल को छुआ और उसे रियलाइज हुआ कि बिना रिस्क लिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा और उसके पास स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सब उसे अपना लेवल बढ़ाने के लिए करना ही होगा। जवान लड़का अंदर कदम रखता है। हीरो कॉरिडोर में आगे बढ़ते हुए सोचता है कि वो ज़्यादा देर नहीं रुकेगा और अगर उसने कम से कम एक को भी हरा दिया तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। वो दीवार के पास खड़ी मूर्तियों के पास से गुजरा, तभी उनमें से एक ने झटका मारा। एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट वाली आवाज़ आई और स्टैचू उठकर अपनी तलवार घुमाने लगा। प्रोटैगनिस्ट बड़े आराम से बच गया और बड़बड़ाया कि ये बहुत सस्ता तरीका था। जवान लड़के ने सिस्टम स्क्रीन पर देखा जहां दुश्मन का लेवल 20 था। इकोमा उसकी तरफ मुड़ा और फैसला किया कि इतना काफ़ी होना चाहिए। दुश्मन ने तलवार से हमला किया पर ब्रूनेट बच गया और नोटिस किया कि ये काफ़ी करीब था। लड़का दीवार के पास रुका और नजरें फेर लीं। मशाल की रोशनी में स्टैचू का चेहरा चमक रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी हथेली पर एक पर्पल स्फीयर बनाया और ग्रेविटी वीकनिंग का यूज़ किया। वो तुरंत दुश्मन के पीछे पहुंच गया और हमला किया। दुश्मन ने धीरे से अपना सिर घुमाया। ब्रूनेट ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचा कि इतने लेवल के बाद भी ये मॉन्स्टर उसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मूवमेंट्स का अंदाज़ा लगाना बहुत ईजी है। इकोमा ने अपनी तलवार से कई वार किए और दुश्मन पर हमला किया। स्टैचू पर हर तरफ निशान पड़ गए थे, पर वो अभी भी खड़ा था और हीरो ने माना कि वो मजबूत है। जवान लड़का मुस्कुराया और बोला कि दुश्मन सिर्फ डिफेंस में अच्छा है। दुश्मन ने अपना वेपन उठाया और एडवेंचरर की तरफ भागा। हीरो ने गुस्सा दिखाते हुए कहा कि वो बहुत ज्यादा फास्ट है, तो फिर ये मॉन्स्टर क्यों बिना सोचे समझे हमला कर रहा है। लड़के की बॉडी चमकने लगी और ग्रेविटी वीकनिंग यूज करने वाला स्फीयर फिर से उसके हाथ में आ गया। इकोमा तलवार से बड़े आराम से बच गया। उसने डबल ग्रेविटी यूज करके अपनी तलवार से वार किया। उसका वेपन दुश्मन की बॉडी के पार हो गया। जख्म वाली जगह पर एक तेज रोशनी चमकी। स्टैचू 2 हिस्सों में फट गया। ब्रूनेट ने अपनी तलवार बाहर निकाली। उसने एक क्लिक के साथ उसे वापस शीथ में रखा और बड़बड़ाया कि अगर तुम प्रेशर को आधा कम करके एक्सेलरेट करो और हमले से ठीक पहले उस कमी को हटा दो तो एक बहुत तगड़ा अटैक मिलता है।
उसके सामने वाला स्टैचू चूर चूर हो गया और सिस्टम ने 28 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने और लेवल 16 होने का नोटिफिकेशन दिया। जवान लड़के ने मुस्कुराते हुए अपने स्टैट्स देखे और खुश हुआ कि उसने एक साथ कई लेवल्स बढ़ा लिए और उसे स्किल पॉइंट्स भी मिले। उसने स्क्रीन पर क्लिक किया और शुरुआत के लिए ग्रेविटी मैजिक और ग्रेविटी कंट्रोल को लेवल 2 तक इंप्रूव करने का फैसला किया। हीरो ने सोच में डूबकर अपनी थोड़ी को छुआ और कहा कि अब उसके पास सिर्फ एक ही स्किल के लिए काफ़ी पॉइंट्स बचे हैं। लड़के ने बटन दबाया और ग्रेविटी कंट्रोल को चुना। वो रिजल्ट से खुश होकर मुस्कुरा दिया। इकोमा ने सिस्टम विंडो को ध्यान से देखा और नोटिस किया कि अब वो सिर्फ वेट ही नहीं बदल सकता बल्कि प्रेशर की डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है। लड़के ने नज़रें हटाईं और फैसला किया कि वो इसे कैसे यूज़ करता है, उस हिसाब से ये बहुत काम की स्किल है। वो रेड स्फीयर उठाने के लिए नीचे झुका और नोटिस किया कि कैसे भी करके उसने वही हासिल किया जो वो चाहता था। उसकी हथेली में डीमन कोर था जो चलती फिरती मूर्ति पर उसकी जीत साबित करने के लिए काफ़ी था। ब्रूनेट ने उसे देखा और बड़बड़ाया कि वो अब वापस जा सकता है, पर अभी भी काफ़ी माना बचा हुआ है। लड़के ने थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, वो मुस्कुरा दिया और फैसला किया कि उसे अपनी नई एबिलिटी ट्राई करनी चाहिए। ब्लॉन्ड ने अपना मुंह खोला और लाइटनिंग स्ट्राइक मारी, जिसके बाद स्टैचू के 2 टुकड़े हो गए। एडवेंचरर जलती हुई लाश के सामने खड़ा हो गया। आदमी ने लड़के को देखा और बोला कि जैसा उसने सोचा था, उसने एक ही वार में ऐसे मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। औरत मुस्कुराई और बोली कि लाइटनिंग प्रोटेक्शन होने के बाद भी वो ऐसी ताकत का सामना नहीं कर पाएंगे। आशो घमंड से हंसा और बोला कि उनका प्रोटेक्शन दिखता नहीं है और इसे बस एक ट्रेनिंग रिफ्ट बताया गया है। लेवल 26 पर पहुंचे लड़के ने स्माइल की और नोटिस किया कि अब उनका लेवल इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इसलिए अब उन्हें और मुश्किल रिफ्ट्स की तरफ बढ़ना चाहिए। उसने बचे हुए हिस्सों पर पैर रखा। एडवेंचरर ने स्टैचू को नीचे देखा और अपने दांत दिखाए। ब्रूनेट ने गुस्से में गिल्ड वाले मैच की याद दिलाई और बड़बड़ाया कि ब्लॉन्ड लड़का कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया है। आशो ने अपनी आंखें सिकोड़ी और जवाब दिया कि उसने जो भी कहा अच्छी नीयत से कहा था। लड़के ने हाथ से इशारा किया और बोला कि अगर वो जवान लड़का रिफ्ट्स में जाता तो वो मारा जाता, इसलिए उसे झूठी उम्मीद देकर बहलाने का कोई फायदा नहीं था। आशो ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां से आवाजें आ रही थीं। एडवेंचरर ने अपनी तलवार निकाली और अंदाजा लगाया कि ये शायद और चलती फिरती मूर्तियां हैं। औरत ने गुस्से में पूछा कि कदमों की आवाज़ इतनी तेज़ क्यों है। दूसरे आदमी ने स्माइल की और कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉन्स्टर्स की भी अपनी खासियत होती है। एक बड़ा कई चेहरों वाला मॉन्स्टर उनके सामने आ गया। आदमी और औरत डर के मारे उसे देखने लगे और उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या है। ब्लॉन्ड ने दांत दिखाया और सोचा कि इतना बड़ा बंदा इस रिफ्ट में क्या कर रहा है। ये एक लेवल 30 का वॉकिंग स्टैचू था, पर जवान लड़के ने कहा कि ये बस दूसरों से थोड़ा बड़ा है और कुछ नहीं। ब्रूनेट ने डर में उसे देखा और चिल्लाया कि उन्होंने अभी तक ऐसे मॉन्स्टर से लड़ाई नहीं की है। आशो ने अपनी आंखें छोटी की और कहा कि उसने बहुत पहले नोटिस कर लिया था कि कमज़ोर मॉन्स्टर से लड़ना बहुत बोरिंग है। उसने फाइटिंग स्टैंस लिया और बोला कि थंडर नाइट अपने लेवल के बाकी एडवेंचरर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पूरी टीम एक साथ दुश्मन को देखने लगी और लीडर ने मुस्कुराकर कहा कि वो लड़ने के लिए तैयार है, तो चलो ये अपनी स्किल्स दिखाएं। स्टैचू ने हमला करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके वार से फ्लोर पर दरारें पड़ गईं। आदमी डर से पीला पड़ गया और पूछा कि क्या वो सच में इसे संभाल पाएंगे, पर ब्लॉन्ड लड़का बस मुस्कुरा दिया और पूछा कि क्या वो 3 मिलकर एक को नहीं हरा सकते। लड़के ने अपनी तलवार शीत से बाहर निकाली। उसने अपनी आईब्राउज उठाईं और कहा कि लेवल जो भी हो, है तो ये बस एक चलती फिरती मूर्ति ही। आशो ने अपना वेपन उठाया और चिल्लाया कि इनके मूवमेंट स्लो हैं और इनका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्टैचू ने अपने एक चेहरे से उसे देखा और अपना हाथ हिलाया। लड़का अपने दांत पीसते हुए पीछे कूद गया। उसने अपनी तलवार सामने रखी और बड़बड़ाया कि शायद इसकी स्पीड बढ़ गई है, पर हमलों के बीच का गैप अभी भी उतना ही है। लड़का बिजली बुलाते हुए आगे बढ़ा। वो दुश्मन की तरफ लपका। उसकी तलवार स्टैचू की बॉडी से टकराई। आशु अपने ओपोनेंट के पीछे रुका और पूछा कि क्या उसे अब उनकी ताकत का फर्क समझ आ गया है। दुश्मन ने तलवार की मूठ पकड़ी। स्टैचू मुड़ा और हमला किया। ब्लॉन्ड ने मैजिक चमकते हुए गुस्से में सोचा कि ये घटिया कोशिशें अब उसे चिढ़ा रही हैं, पर उसे बस थोड़ा और पास जाना होगा। दुश्मन की आंखें लाल चमकी और उसने हमला किया, और लड़के के पास सिर्फ निकलने का वक्त था। वो पीछे उड़ता हुआ गया और उसे एक कट लग गया। लड़के ने अपनी आंखें बंद की, ये समझने की कोशिश करते हुए कि ये किस तरह की खतरनाक ताकत थी। आशु डर के मारे पीला पड़ गया और सोचने लगा कि ये इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, हालांकि उसका लेवल नॉर्मल से थोड़ा ही ज़्यादा था। औरत ने खून से लथपथ लड़के को चिंता में देखा और उसका नाम चिल्लाई। लड़के ने गुस्से में कहा कि दुश्मन से ध्यान मत हटाओ। वो मुड़ी और स्टैचू पहले ही पास आ चुका था। ब्रूनेट पर एक जोरदार हमला हुआ और उसने मुश्किल से अपनी तलवार बचाव के लिए आगे की। आदमी कैरन की मदद के लिए भागा। उसके पेट पर तुरंत चोट लगी। उसके मुंह से खून निकल गया। ब्लॉन्ड ने अपने साथी को देखा जो उसके सामने गिर गया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। स्टैचू उसके ऊपर खड़ा था और लड़का अपने सामने खड़े इस मॉन्स्टर को समझने की कोशिश कर रहा था। मॉन्स्टर की आंखें चमकी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया।
आशो ने अपनी तलवार उठाई और लाइटनिंग स्ट्राइक को बुलाया, क्योंकि उसे याद था कि वो सबसे स्ट्रांग एडवेंचरर होने के नाते डर नहीं सकता। दुश्मन पर एक तेज बिजली गिरी। लड़के ने दिल ही दिल में दुश्मन को थंडर नाइट की सबसे स्ट्रांग स्किल चखने को कहा, क्योंकि अब वो इतनी आसानी से नहीं बचेगा। स्टैचू ने चमकती हुई तलवार को दबाया और गुर्राया। जवान लड़के की आंखें फैल गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। उसे याद आया कि कैसे अभी थोड़ी देर पहले औरत मुस्कुराई थी और कहा था कि इन मॉन्स्टर्स के पास लाइटनिंग से बचने का प्रोटेक्शन है, पर वो इसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते। दुश्मन ने उसकी तलवार तोड़ दी। ब्लॉन्ड वहां बैठा अपनी तलवार को बिखरते हुए देखता रहा। लड़के ने अपने दांत पीसे और बड़बड़ाया, नहीं। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो उम्मीद करने लगा कि ये सब बस एक सपना हो। मॉन्स्टर ने अपने वेपन का हैंडल पकड़ा। स्टैचू अपने मास्क के साथ मुस्कुरा दिया। उसने हमला करने के लिए हाथ उठाया और आशो ने उसे रुकने की भीख मांगी। एडवेंचरर रोने लगा और चिल्लाया कि वो ऐसी जगह मरना नहीं चाहता। वो अपने घुटनों के बल गिर गया और उस पर एक साया मंडराने लगा। स्टैचू नीचे देख रहा था। ब्लॉन्ड लड़के की पूरी बॉडी कांप रही थी। आशो ने अपना सर जमीन पर टिका दिया और रहम की भीख मांगने लगा। उसने अपनी आंखें फाड़कर कहा कि उसे मत मारो। हवा में पर्पल एनर्जी चमकी। कोई तेजी से उनके पास आया। मॉन्स्टर ने हमला करने के लिए अपनी तलवार पहले ही उठा ली थी। प्रोटैगनिस्ट ने ग्रेविटी वीकनिंग यूज करते हुए एक स्पिनिंग किक मारी। दुश्मन रुक गया। वो हैरानी में अपने एक चेहरे से पीछे देखने लगा। उसकी साइड पर एक पर्पल निशान दिख रहा था। इकोमा एनर्जी से भरा हुआ जमीन पर उतरा। ब्रूनेट ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बड़बड़ाया कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। ब्लॉन्ड आदमी ने उसे देखा और चिल्लाया कि ये तो वही गिल्ड वाला नया लड़का है। प्रोटैगनिस्ट पीछे नहीं मुड़ा। आशो डर के मारे पीला पड़ गया और चिल्लाने लगा कि वो ऐसे दुश्मन को कभी हैंडल नहीं कर पाएगा। इकोमा ने अपनी थोड़ी मली और मान गया, क्योंकि वो अभी लेवल 16 का था। उसके सामने खड़ी मूर्ति की आंखें चमकी और लड़के ने नोटिस किया कि लेवल 30 से फर्क बहुत ज्यादा है। ब्रूनेट ने सामने देखा और कहा कि दुश्मन एडवेंचरर्स और दूसरे मॉन्स्टर्स को खाकर एक नई यूनिक स्टेट में इवॉल्व हो गया है। लड़का दुश्मन के सामने खड़ा हो गया और नोटिस किया कि वो थोड़ा बड़ा है। उसने तलवार की मूठ पकड़ी और कहा कि अभी भी काफी माना बचा है, तो एक लड़ाई के लिए काफी होना चाहिए। इकोमा ने अपनी तलवार आगे की और कहा कि अब देरी नहीं करते। मॉन्स्टर मुस्कुराकर आगे झुका और ब्लॉन्ड ने पूछा कि क्या लड़के को सच में इसे हराने की उम्मीद है। आशो ने गुस्सा दिखाया और कहा कि उन्हें जितना जल्दी हो सके यहां से भाग जाना चाहिए। ब्रूनेट ने साइड में उस एडवेंचरर को देखा जिसने कहा था कि वो तीनों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। उसके दो साथी फ्लोर पर पड़े थे। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्से में डार्क एनर्जी को बुलाया और ग्रेविटी वीकनिंग का यूज किया। स्टैचू घिसटते हुए आगे बढ़ा। लड़का तुरंत बचकर आगे निकल गया और अपने पीछे एक पर्पल ट्रेल छोड़ गया। मॉन्स्टर मुड़ा और अपनी तलवार घुमाई। लड़का रुका और नीचे झुका। उसने जमीन से पुश किया और अपने दुश्मन के ऊपर पहुंच गया। उसकी तलवार स्टैचू के सर पर गिरी। ब्लॉन्ड ने हैरानी में अपना मुंह खोल दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने मैजिक क्लास वाला एक नया लड़का है, तो फिर उसके पास इतनी ताकत कहां से आई। इकोमा ने गुस्से में खुद को सीधा किया। लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचा कि दुश्मन अपने लेवल के हिसाब से बहुत स्लो है, इसलिए ग्रेविटी कंट्रोल काफी होना चाहिए। स्टैचू के सर पर एक कट था और हीरो ने माना कि वो उसे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। वो चलती फिरती मूर्ति जो डिफेंसिव टाइप मॉन्स्टर थी, वो मुड़ी और लड़के ने नोटिस किया कि लेवल में फर्क होने की वजह से उसे लगभग ना के बराबर डैमेज हुआ है। कोई नुकसान नहीं हुआ। आइकोमा ने अपनी आंखें छोटी की और बड़बड़ाया कि ग्रेविटी कंट्रोल बनाए रखने में बहुत माना खर्च हो रहा है, इसलिए वो अब और इंतजार नहीं कर सकता। दुश्मन ने तलवार घुमाई और आगे बढ़ा। ब्रूनेट पीछे कूदकर बच गया। उसने गुस्से में और एनर्जी बुलाई और कहा कि अब आखिरी हमले के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दुश्मन दहाड़ते हुए लपका, पर आइकोमा फुर्ती से बच गया। ब्लॉन्ड ने थकी हुई आंखों से देखा और बड़बड़ाया कि उसे उम्मीद थी कि वो इसे जल्दी हरा देगा, पर स्टैचू का डिफेंस उसकी सोच से ज्यादा था। प्रोटैगनिस्ट पर्पल एनर्जी से घिर गया, ये सोचते हुए कि ग्रेविटी वीकनिंग बहुत ज्यादा माना खा रही है, पर इस स्किल के बिना वो दुश्मन से नहीं निपट पाएगा। वो आगे बढ़ा। उसे रियलाइज हुआ कि अब देरी करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसे जल्द ही दुश्मन का काम तमाम करना होगा। मॉन्स्टर ने एक और जोरदार वार किया। उनके चेहरों को देखते हुए ब्रूनेट ने अटैक से बचने के लिए पीछे झुककर जमीन से पुश किया। एडवेंचरर दुश्मन के ऊपर हवा में पहुंच गया। जवान लड़के ने गुस्से में दुश्मन को देखा। स्टैचू नाराजगी में दहागा और अपने पंजे उसकी तरफ बढ़ाए। हीरो की बॉडी से पर्पल मैजिक निकलने लगा। एक पल में वो मॉन्स्टर के सिर पर पहुंच गया। अशो ने हैरानी में अपना मुंह खोल दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मेज की स्पीड इतनी ज्यादा हो सकती है। दुश्मन के झटका मारने पर ब्रूनेट थोड़ा कूदा। हीरो ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सोचा कि ग्रेविटी कंट्रोल के सेकंड लेवल के साथ उसे एक नई स्किल मिली है, जिसे अब प्रैक्टिस में टेस्ट करने का वक्त आ गया है। लड़के ने हवा में फ्लिप मारी और ग्रेविटी शिफ्ट का यूज किया। वो छत पर उल्टा खड़ा हो गया। स्टैचू ने दुश्मन को ढूंढने के लिए अपना सिर घुमाया। आइकोमा मुस्कुरा दिया और माना कि ये इफेक्ट काफी इंटरेस्टिंग था। जवान लड़के ने तलवार पकड़ी और फैसला किया कि अब खत्म करने का वक्त है। ब्रूनेट ने छत से पुश किया और डबल ग्रेविटी का यूज किया। उसके हाथ में तलवार चमकने लगी।
एडवेंचरर एकदम खतरनाक स्पीड से नीचे उड़ता हुआ आया। उसने गुस्से में चिल्लाया कि ये सब खत्म हो गया। आइकोमा स्टैचू के पीछे उतरा और मीटियोर फॉल से उसके 2 टुकड़े कर दिए। मॉन्स्टर के जख्म से चिंगारियां निकलने लगीं। मास्क फ्लोर पर गिरा और टूट गया। प्रोटैगनिस्ट ने अपना हाथ कंधे पर रखा और सीधा खड़ा हो गया। तभी सिस्टम ने लेवल 23 होने और 524 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने का नोटिफिकेशन दिया। ब्रूनेट पीछे मुड़ा और पूछा कि उसे ये कैसा लगा। लड़का मुस्कुराकर बोला कि उसने अपने से दुगने स्ट्रांग दुश्मन को हरा दिया। उसने तलवार शीथ में डाल दी। तभी आइकोमा थककर अचानक फ्लोर पर गिर गया, पर सॉफ्ट फॉल ने चोट कम कर दी। जवान लड़का मुस्कुरा दिया और उसे एहसास हुआ कि उसने फिर से बहुत ज़्यादा माना यूज़ कर लिया है। ब्लॉन्ड डर गया और इतनी ज़बरदस्त ताकत देखकर हैरान रह गया। उसके सामने स्टैचू के बचे हुए हिस्से पड़े थे, जिन्हें उसका लाइटनिंग स्ट्राइक एक खरोच तक नहीं दे पाया था। अशो ने अजीब तरीके से मुस्कुराकर कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे बचाएगा, क्योंकि उसने गिल्ड में उसे बहुत कुछ भला बुरा कहा था। एडवेंचरर ठिठक गया, ये सोचकर कि ब्रूनेट शायद उसे नीचा दिखाकर बदला लेना चाहता है। प्रोटैगनिस्ट उसके पास गया और उसे आवाज़ दी। अशो थकी हुई हालत में गुस्से में देखने लगा। आइकोमा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पूछा कि क्या वो खड़ा हो सकता है। सामने वाले की आंखें हैरानी में फैल गईं। उसने नीचे देखा और मुस्कुरा दिया। ब्लॉन्ड ने मदद कबूल की और हीरो को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा। कुछ देर बाद एडवेंचरर्स गिल्ड में औरत की आंखें फैल गईं और उसने फिर से पूछा कि क्या वो सच में लेवल 30 वाले वॉकिंग स्टैचू से मिला था। प्रोटैगनिस्ट ने हाँ में सिर हिलाया, जबकि सामने वाली डर से पीली पड़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक को भी मारा है। रिसेप्शनिस्ट ने गुस्सा दिखाया और कहा कि वो उस पर यकीन नहीं करती, क्योंकि लड़का अभी भी एक नया बंदा है और उसने अकेले काम किया। आइकोमा ने अपनी हथेली में खून से लथपथ स्फीयर सामने रखा और बोला कि यह सबूत के लिए काफ़ी होना चाहिए। औरत ने ट्रॉफी ली और बड़बड़ाई कि ये लेवल 30 का स्फीयर लग रहा है, इसलिए वो उसके अचीवमेंट्स रिकॉर्ड कर देगी। हालांकि ये थोड़ा सस्पिशियस है। ब्रूनेट ने उसे देखा जब उसने पूछा कि क्या वो इसे लगभग 2 लाख येन में बेचना चाहता है। लड़के ने स्फीयर को देखा और सोचा कि शुरुआत के लिए इतना काफ़ी रहेगा। आइकोमा ने पीछे मुड़कर देखा जब उसे किसी ने आवाज़ दी। ब्लॉन्ड ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुरा कर चिल्लाया कि वो उसे जान बचाने के लिए फिर से शुक्रिया बोलना चाहता है। अशो ने स्माइल की और बोला कि वो आज एक अच्छी खबर देने आया है। उसने अपने हाथ फैलाए और डिक्लेयर किया कि वो हीरो को थंडर नाइट्स में रिक्रूट करना चाहता है। आसपास के लोग शॉक होकर उन्हें देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लड़के को नए एडवेंचरर्स के सबसे स्ट्रांग ग्रुप में बुलाया गया है। रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से हीरो को देखा, जिसने हाथ में स्फीयर पकड़ा हुआ था। ब्लॉन्ड ने अपना सिर झुकाया और बोला कि वो बहुत लकी है, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इसका सपना देखते हैं, पर वो बुरा आदमी नहीं है। ब्रूनेट ने हैरानी में अपना सिर खुजलाया, जबकि दूसरे लड़के ने कहा कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो उसका सेवियर है। आइकोमा ने गुस्सा दिखाया और मना कर दिया। सब वहां जम गई ये सुनकर कि उसने थंडर नाइट्स ज्वाइन करने का इन्विटेशन ठुकरा दिया है। ब्लॉन्ड को पसीना आ गया और उसने याद दिलाया कि वो एक ग्रुप ढूंढ रहा था। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी आंखें सिकोड़ी और समझाया कि प्लान्स थोड़े बदल गए हैं। वो पीछे मुड़ा और अशोक का मुंह खुला का खुला रह गया। ब्रूनेट दरवाजे की तरफ बढ़ा, ये सोचते हुए कि अगर उसे इसी रफ्तार से लेवल अप करना है तो उसे वक्त पर पहुंचना होगा। लड़के ने एक काली तलवार इमेजिन की और उसे याद आया कि जल्द ही एक नया क्रेजी ड्रीम थिएटर रिफ्ट आने वाला है, जिसमें वो यूनिक आइटम मिलेगा जिसकी उसे ज़रूरत है। आइकोमा मुस्कुरा दिया और मुट्ठी भींचकर उसे एहसास हुआ कि उसे सब याद है कि पहले वहाँ क्या हुआ था, इसलिए उसे वो आर्टिफैक्ट हासिल करने वाला पहला बंदा बनना होगा। लड़के ने बैग से क्रिस्टल्स बाहर निकाले और कहा कि वो ये मटीरियल्स बेचना चाहता है। सब उसे बिना पल के झपकाए देखने लगे। रिसेप्शनिस्ट डर से पीली पड़ गई और अंदाज़ा लगाया कि उसने फिर से बहुत ज़्यादा शिकार किया है, और वो भी अकेले। प्रोटैगनिस्ट ने सिस्टम विंडो खोली। जवान लड़के ने अपनी रैंक की तरफ इशारा किया और कहा कि वो डी रैंक प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहता है। आइकोमा ने एक पिरामिड दिखाया और मुस्कुराया और याद किया कि एडवेंचरर्स का अपना रैंकिंग सिस्टम होता है। एफ रैंक से शुरू करके तुम ई रैंक तक जा सकते हो और डी रैंक के बाद तुम असली रिफ्ट्स क्लियर कर सकते हो। रिसेप्शनिस्ट ने गुस्सा दिखाया और याद दिलाया कि इसके लिए कम से कम लेवल 25 होना ज़रूरी है। ब्रूनेट ने उसे अपने स्टैट्स दिखाए और नोटिस किया कि उसके पास इसके लिए काफ़ी लेवल है। औरत उछल पड़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैजिक क्लास वाला एक अकेला लड़का इतनी तेज़ी से लेवल 26 तक पहुंच गया। उसने जवान लड़के को हैरानी से देखा और पूछा कि वो इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर रहा है। ब्रूनेट शांति से उसे देखने लगा, जबकि रिसेप्शनिस्ट सोचने लगी कि ग्रेविटी मास्टर आखिर कितना स्ट्रांग है। लड़का मुस्कुरा दिया और पूछा कि क्या अब डी रैंक मिलना मुमकिन है। उसने अपने पुराने वक्त को याद किया और सोचा कि उसकी ताकत सिर्फ उसकी क्लास से नहीं, बल्कि उसके एस रैंक के एक्सपीरियंस और नॉलेज से तय होती है। ब्रूनेट ने स्माइल की और फैसला किया कि उसे जितना जल्दी हो सके ऊपर उठना है, चाहे ये देखने में कितना ही अजीब क्यों ना लगे। उसने कई डंजन कार्ड्स इमेजिन किए और सोचा कि डी रैंक के साथ वो उनमें से बहुत सारों में जा पाएगा और क्वेस्ट्स लेना भी बहुत आसान हो जाएगा।
जवान लड़के ने एक ब्लेड वाली फायर स्फीयर को इमेजिन किया और उसे याद आया कि जल्द ही क्रेजी ड्रीम थिएटर रिफ्ट आने वाला है जिसमें एक यूनिक वेपन है। ब्रूनेट के दिमाग में उस आदमी की इमेज आई जिसे ये तलवार मिली थी और अचानक उसके पास खतरनाक ताकत आ गई थी। पर फिर वो पागल हो गया और एडवेंचरर्स को मारने लगा। एकोमा ने अपनी मुट्ठी भेजी और आंखें बंद कर लीं, ये फैसला करते हुए कि वो ऐसा वेपन दोबारा गलत हाथों में नहीं जाने दे सकता। उसने आसपास देखा और सोचा कि रिफ्ट क्लियर करने के लिए उसे साथियों की ज़रूरत पड़ेगी। हॉल में बहुत सारे दूसरे एडवेंचरर्स थे। उसने खुद को किसी और के साथ इमेजिन किया और फैसला किया कि एक बड़ा ग्रुप सिर्फ उसकी रफ्तार धीमी करेगा, इसलिए वो किसी ऐसे को ढूंढेगा जो ग्रेविटी मैजिक के साथ सही बैठ सके। ब्रूनेट ने एक सिलुएट यानी साय को इमेजिन किया जिसके पास पहले से ही काफ़ी स्किल लेवल हो। फिर उसने उन्हें इस लोन वुल्फ के साथ हाथ मिलाते हुए इमेजिन किया जो उसकी शर्तों पर मान गया हो। एकोमा ने अपनी ठोड़ी मली और माना कि उसके पास ऐसे काफ़ी लोग हैं। उसने मैप पर देखा और सोचा कि क्या वो इतनी जल्दी किसी को ढूंढ पाएगा, पर दूसरे गिल्ड्स में भी जाने का फैसला किया। कुछ देर बाद ब्रूनेट सड़क पर चल रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसने शहर के गिल्ड्स के चक्कर काटने में लगभग पूरा दिन बिता दिया है। लड़के ने सामने देखा और बड़बड़ाया कि ये पहले से ही चौथा गिल्ड है। वो अंदर गया और सोचा कि शायद उसे अपनी पसंद थोड़ी ढीली करनी पड़ेगी। तभी एक एडवेंचरर ने गुस्सा दिखाया और चिल्लाई कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतनी बेकार है। छोटे बालों वाली लड़की ने शर्मिंदगी में नीचे देखा और ओवी से माफ़ी मांगी। प्रोटैगनिस्ट के सामने खड़ी साथी ने अपने हाथ कमर पर रखे और जवाब दिया कि उसे ऐसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। ब्रूनेट ने अपनी आंखें सिकोड़ी और फैसला किया कि ये एक बहस चल रही है। ब्लॉन्ड ने गुस्सा दिखाया और डिक्लेयर किया कि वो सत्सुकी को पार्टी से निकाल रही है। वो डर से पीली पड़ गई और अगली बार और ज़्यादा मेहनत करने का वादा किया। एडवेंचरर ने उसके स्टैट्स सामने रखे और कहा कि लड़की की स्किल्स बहुत वीक और बेकार हैं, इसलिए ज़्यादा मेहनत से भी कुछ नहीं होगा। ओवी ने मुंह बनाया और बोला कि वो ऐसी कोशिशों के लिए पैसों का कॉम्पनसेशन मांग सकती है। सामने वाली रोने लगी पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने होंठ भींच लिए। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ जेब में डालकर उन्हें देखा। ये सिचुएशन उसे याद दिलाती थी कि कैसे उसकी टीम ने उसे छोड़ा था। ब्रूनेट वहां से गुजरने लगा ये सोचते हुए कि वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से जानता है, पर उसे बीच में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि साथी चुनते वक्त रहम या दया पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्लॉन्ड मुस्कुराकर बोली कि उसने जो क्लास चुनी थी वो भी पूरी तरह कचरा है। सत्सुकी ने अपनी नज़रें झुका लीं ये सुनते हुए कि वो बेकार है। एकोमा वहां जम गया जब ओवी ने कहा कि उसे इस एडवेंचरर को पहले ही निकाल देना चाहिए था जब उसने उसकी शामन क्लास के बारे में सुना था। लड़का पीछे मुड़ा जबकि लड़की को ये काम छोड़ने की सलाह दी गई। ब्रूनेट ने सत्सुकी को इमेजिन किया और उसे रियलाइज़ हुआ कि शामन क्लास एक ग्रेविटी मास्टर के लिए एकदम परफेक्ट है और क्रेजी ड्रीम थिएटर के बॉस से लड़ते वक्त उसकी स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। जवान लड़के ने सोच में डूबकर लड़की को देखा। ओवी ने उसे नाराज़गी से देखा और चिल्लाई कि ये उसके लिए कोई इंट्रोडक्शन नहीं था। लड़के ने अपने स्टैट्स खोले और अपना इंट्रोडक्शन दिया और समझाया कि वो इस गिल्ड में एक साथी ढूंढने आया है। ब्लॉन्ड शॉक होकर उसका स्टेटस देख रही थी और उसे एहसास हुआ कि वो एक डी रैंक एडवेंचरर है। लड़की का चेहरा तुरंत बदल गया। वो खुश हुई कि उसने उस लड़की को निकाल दिया और बोली कि उनके ग्रुप में जगह खाली है। एकोमा सत्सुकी के पास गया और उससे टीम बनाने के लिए पूछा। सामने वाली ने उसे हैरानी से देखा और फिर से पूछा। ब्लॉन्ड को पसीना आ गया और वो शौक में चिल्लाई। लड़के ने गुस्से में सोचा कि वो लकी है कि उसे एक शामन मिल गई है, इसलिए वो ऐसा मौका नहीं गंवा सकता। ओवी ने हाथ से इशारा किया और चिल्लाई कि लड़की की क्लास पूरी तरह बेकार है, इसलिए बेहतर होगा कि वो उनके साथ टीम बना ले। सत्सुकी शर्मा गई और बड़बड़ाई कि वो खुशी से ये ऑफर मान लेती, पर वो डी रैंक पर है और वो अभी भी लेवल 10 पर है। हीरो ने उसका हाथ पकड़ा और जवाब दिया कि लेवल की प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी और उसे उसकी ताकत की ज़रूरत है। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाई कि वो बहुत कमज़ोर है और सिर्फ रास्ता रोकेगी, पर जवान लड़के ने उसे यकीन दिलाया कि वो इसमें उसकी मदद करेगा। सत्सुकी को पसीना आ गया और बोली कि उसे यकीन नहीं है और शायद उसे एडवेंचरर का काम छोड़ देना चाहिए। ब्रूनेट ने अपना हाथ छाती पर रखा और उसे थोड़ा वक्त मांगा। सामने वाली ने उसे हैरानी से देखा जब उसने उसे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में मदद करने का वादा किया। उसने झुककर कहा कि अगर वो चाहता है तो वो उसका ख्याल रखेगा। ओवी अपने साथियों के पास खड़ी पीली पड़ गई और बड़बड़ाई कि वो बाद में अपने फैसले पर पछताएगा क्योंकि मेजेस सच में बेकार होते हैं। हीरो ने अपनी आंखें बंद की और उसे एडवाइस के लिए शुक्रिया कहा। लड़का उसके पास से गुजरता आया और बोला कि वो अपनी क्लास को उनसे कहीं बेहतर जानता है। सत्सुकी जल्दी से अपने नए पार्टनर के पीछे भागी। वो उसे हैरानी में देख रही थी।
जबकि इकोमा ने सोचा कि शामन्स की कमजोरियों को ग्रेविटी मैजिक की मदद से पूरा किया जा सकता है और क्रेजी ड्रीम थिएटर के बॉस से लड़ते वक्त उसके कर्सेस बहुत काम आएंगे। मेन कैरेक्टर मुस्कुराया और फैसला किया कि जब तक वो उसके साथ है इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें वो वेपन मिल जाएगा। लड़की टेबल पर बैठ गई और अपना इंट्रोडक्शन दिया और पूछा कि क्या सब ठीक है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे और उसने अपना सर झुका लिया और बड़बड़ाई कि उसकी क्लास बहुत कमजोर है। लड़का मुस्कुराया और कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि उसकी भी मैजिक क्लास है जिसे सब बेकार समझते हैं, पर कुछ सालों में सब बदल जाएगा। सामने वाली ने अपने हाथ जोड़े और फिर से पूछा और हीरो ने रिफ्ट आने से पहले स्ट्रैटेजी डिस्कस करने का आइडिया दिया। सत्सुकी ने अपनी मुट्ठी भैंची और कहा कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी चाहे वो कोई भी ट्रेनिंग रिफ्ट चुने। वो थोड़ा सा ठिठक गई जब ब्रूनेट ने उसे रोका। इकोमा ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ी और कहा कि वो एक नए रिफ्ट को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहता है जो जल्द ही आने वाला है और उसका लेवल 30 होगा। सत्सुकी हैरान रह गई इतनी मुश्किल देखकर और डर के मारे पूछा कि क्या वो कोई अननोन रिफ्ट होगा। वो थोड़ा सहमी और हीरो ने सोचा कि ऐसे डंजन्स ट्रेनिंग रिफ्ट्स के बिल्कुल उल्ट होते हैं क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। लड़की को पसीना आ गया और बड़बड़ाई कि वो अभी सिर्फ लेवल 17 पर है और ऊपर से उसकी क्लास भी कमजोर है। एडवेंचरर ने हैरानी से हीरो को देखा जिसने कहा कि मुश्किलों से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा मदद के लिए तैयार है। लड़के ने याद किया कि कैसे पास्ट में वो घंटों बुक्स पढ़ता था इस रिफ्ट के बारे में सब कुछ जानने के लिए, ताकि वो क्लियरिंग से पहले अच्छी तैयारी कर सके। उसने अपना हाथ छाती पर रखा और कहा कि अगर वो दोनों एक ही टीम में होंगे तो वो इसे पार कर लेंगे। सत्सुकी ने अपने हाथ मोड़ लिए जब लड़के ने उससे भरोसा करने को कहा। इकोमा ने अपनी तलवार दिखाई और अपनी जिद के लिए माफी मांगते हुए समझाया कि उसे बस वहां से एक आइटम चाहिए। सामने वाली शर्मा गई और पूछा कि उसने जल्दी ही आने वाला क्यों बोला। ब्रूनेट ने अपनी उंगली होठों पर रखी और कहा कि वो अपने रेयर आइटम के बारे में सारी डिटेल्स नहीं बता सकता, इसलिए इसे एक राज ही रहने दो। लड़की ने सवाली नजरों से उसे देखा और याद दिलाया कि यह अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि नया रिफ्ट कब और कहां आएगा। तभी अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ और वो चौंक गई। सब लोग अपनी स्क्रीन्स देखने लगे। मैसेज एक वार्निंग थी कि यहाँ से थोड़ी दूर ही एक नया रिफ्ट आया है। दोनों पार्टनर्स टेबल पर बैठे थे और हीरो ने नोटिस किया कि ये एकदम सही वक्त पर हुआ है और वो कल ही निकल रहे हैं। इकोमा मुस्कुरा दिया और बोला कि एक हफ्ते तक बिना जानकारी की कोई भी बुद्धा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए बॉस तक का रास्ता साफ होगा। अगले दिन दोनों एंट्रेंस के सामने खड़े थे और लड़की ये देखकर हैरान थी कि वहां सच में कोई नहीं था। वैन के पास एक चश्मे वाला आदमी खड़ा था और लड़के ने कहा कि रिफ्ट एजेंसी के लिए भी आज का दिन काफी मुश्किल रहा है। एक औरत भागकर उन दोनों के पास आई और उन्हें रोका। उसने डार्क एंटिटी और क्रिस्टल्स के बारे में बताया और कहा कि वो कोई भी जानकारी लेकर आए, चाहे वो रिफ्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर हो या बॉस की स्किल्स, और फिर पक्का जिंदा वापस आए। लड़की डर से पीली पड़ गई और बोली कि अननोन रिफ्ट में मरना बहुत आसान है। लड़का एक तरफ हटा और सर हिलाया। सत्सुकी ने हीरो को देखा और पूछा कि क्या वो इसे पूरी तरह क्लियर नहीं करने वाला, और ब्रूनेट ने समझाया कि अगर वो सच बोल देता तो उन्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। वो दोनों क्रेजी ड्रीम थिएटर रिफ्ट में पहुंच गए और जवान लड़के ने पूछा कि क्या लड़की परेशान है। शामन को पसीना आ गया और जवाब दिया कि बस थोड़ा सा और। हीरो ने उसे अपने साथ आने के लिए मजबूर करने पर माफी मांगी। वो दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे और इकोमा ने कहा कि वो वैनगार्ड में लड़ेगा, पर अगर ज्यादा खतरा हुआ तो तुरंत पीछे हट जाएगा। सात्सुकी ने अपना स्टाफ पकड़ा और सिर हिलाकर चिल्लाई कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। जवान लड़के ने लड़की की तरफ देखा जिसने कहा कि वो क्लोज कॉम्बैट में लड़ सकती है और जरूरत पड़ने पर बेट यानी चारा भी बन सकती है, पर लड़के ने जवाब दिया कि उसके कर्सेस ही काफी होंगे। लड़की ने शर्मिंदगी में अपना सिर उठाया और याद दिलाया कि वो काफी कमजोर हैं। तब हीरो ने पूछा कि क्या उसने माना ड्रेन स्किल सीख ली है। उसने स्टाफ को इमेजिन किया और याद दिलाया कि ये वो स्किल है जो टारगेट की मैजिकल एनर्जी सोख लेती है। उसके ख्यालों में एक साई ने दुश्मन का माना सोख लिया और हीरो को रियलाइज हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जबरदस्त है। ब्रूनेट ने खुद को पावर मिलते हुए इमेजिन किया क्योंकि ये स्किल साथियों का माना रिस्टोर करने की इजाज़त देती है, जो ग्रेविटी मास्टर्स के लिए बहुत काम की चीज़ है। जवान लड़का मुस्कुरा दिया और सोचा कि इस तरह वो माना खत्म होने की चिंता किए बिना लड़ सकता है और रिफ्ट में ज़्यादा वक्त बिताकर अपना लेवल भी बढ़ा सकता है। सात्सुकी ने अपनी आईब्रो उठाई और पूछा कि क्या ये मैजिक कमज़ोर और बेअसर नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पेल्स हैं जो इससे कहीं ज़्यादा डैमेज देते हैं। लड़के ने गुस्से में सोचा कि ये अनजानपने की वजह से एक कॉमन सवाल है और बोला कि वो बेट की तरह काम करेगा और जब वो मॉन्स्टर्स को लालच देकर बाहर निकालेगा तब वो हमला कर सकती है। कुछ देर बाद इकोमा पर लेवल 26 के एक सर्कस बेर ने हमला किया। लड़के ने पीछे मुड़कर चिल्लाया, अभी। सात्सुकी ने निशाना लगाया और एक मैजिक सर्कल बुलाकर डार्कनेस बुलेट का यूज किया। एक काला गोला दुश्मन की तरफ बढ़ा। भालू जख्मी होकर दहाड़ा। प्रोटैगनिस्ट ने गुस्सा दिखाया और पीछे हटकर चिल्लाया कि अब उसकी बारी है। दुश्मन के सिर के ऊपर उसका साया चमका। इकोमा ने डबल ग्रेविटी यूज करके अपनी तलवार घुमाई और मॉन्स्टर को काट दिया। लड़के ने अपना वेपन वापस शीथ में रखा और पास ही एक लाश गिर गई। ब्रूनेट ने नोटिस किया कि काम खत्म हो गया है।
जिसके बाद सिस्टम ने उसे 212 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने का नोटिफिकेशन दिया। लड़की शर्मा गई और खुशी से बोली कि उसने एक साथ 3 लेवल्स बढ़ा लिए हैं। उसने स्टाफ को जोर से पकड़ा और कहा कि वो बहुत खुश है, पर उसे थोड़ा पैरासाइट जैसा फील हो रहा है। हीरो मुस्कुराया और समझाया कि उसे उसकी ताकत की ज़रूरत है और ये भी ज़रूरी है कि वो लेवल अप करे, क्योंकि वो दोनों साथ हैं। 700 की मुस्कुराई और बड़बड़ाई कि दूसरों के साथ काम करते वक्त उसे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ। लड़की ने स्माइल की और साथ मिलकर कोशिश जारी रखने का आइडिया दिया। ब्रूनेट हल्का सा हंसा और उसे देखकर कहा कि वो खुद पर ज्यादा जोर न डाले।